भारत के बीपीएससी क्वेश्चन बैंक के सेशन में भाग 4 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत इतिहास के सेशन पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 107 से लेकर 140 तक 107 से लेकर 140 तक प्रतिदिन 30 प्लस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फिर इसके अगला वीडियो में 140 से लेकर 170 तक, चूँकि क्वेश्चन में डिस्कशन भी रहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए वीडियो को आइए क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे। ये आधुनिक भारत इतिहास है। इसमें जो है आने वाले अपकमिंग एग्जाम बिहार एसएससी, बीपीएससी में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। 1935 के आसपास पद है इसमें। फिर इसके बाद आपका बिहार एसआई के लिए रेलवे में जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी में भी हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज है। एनटीपीसी में, एसएससी में, तो जितने भी वनडे एग्जाम है जिसमें आपका आधुनिक भारत इतिहास का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको कमीशन क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमीशन अपने हिसाब से क्वेश्चन जो पूछता है तो उसका एक अंदाज ही अलग होता है। तो बिना विलंब के आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 से। क्वेश्चन नंबर 107, स्वामी शाहजानंद का संबंध था। ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, और जो लोग पुराने वीडियो नहीं देखें पार्ट 1, 2, 3 उसे जाके देखें, उसके बाद से ये कंटिन्यू करें। स्वामी शाहजानंद का संबंध था किससे? तो बिहार के किसान आंदोलन से था। अब इसका डिस्कशन देखिए। स्वामी शाहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, सीधा-सीधी क्वेश्चन कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी शाहजानंद ने की थी, और वे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था। कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। जो कृषक लोग को अधिकार नहीं मिल पा रहा था, उनको बोला जा रहा था कि आप इसके मालिक बने। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, किसान प्राण के नाम से किन्हें जानते हैं? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर सी, बिहार में किसान आंदोलन से। इसका व्याख्या अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। इसका डिस्कशन देखिए। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आप जानते हैं कि जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें 1946 में कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये भी एक क्वेश्चन ही है। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, आगे देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 109, चूँकि डिस्कशन ज़्यादा है तो इसीलिए आदमी लिमिटेड क्वेश्चन हो, चूँकि वीडियो का लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 110, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, तो ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेस्ली संबंधित है। आपसे पूछ सकता है कि इससे कौन से गवर्नर जनरल का संबंध है? तो आपका सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स या वेलेस्ली का संबंध है। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्यों के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। ठीक है, जैसे आप समझिए कि यहाँ पे इंडिया है, यहाँ चाइना है, तो बीच में जो नेपाल है, नेपाल क्या है आपका? बफर स्टेट है। इसको हम बीएस बोलते हैं, बफर स्टेट। ठीक है, इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य के रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। अगर वो लोग आपको सुरक्षा दे रहे थे तो उसका जो खर्च था, व्यय था, वो वहाँ की रियासत से ही देते थे। वेलेस्ली के आने से कंपनी में भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। ठीक है ना, जो भारतीय रियासत थे, जो रजवाड़ा था, उनमें कुछ चेंज आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था, ताकि आप दूसरी जगह डिपेंडेंट ना हो। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ निम्नलिखित थी, और यही आपका सुरक्षा प्रकोष्ठ था कि आपको सुरक्षा देकर उसके बदले हम आपसे कुछ व्यय राशि लेंगे, ताकि आप हम पे डिपेंडेंट हो जाएं सुरक्षा को लेकर। तो यहाँ देखिए, रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ कौन कौन सी थी? पहली है कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 65। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति
1765 से 1813। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935। बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए इसको। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है ना। सुरक्षा घेरा का भी वारेन हेस्टिंग्स से है। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों जो उपदीवान बने थे, मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय, से हटा दिया। द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है ना। प्रवर समिति के पास उसने लिखा था कि यह नाम, यह छाया तथा हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। तो इतना डिस्कशन है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 112, तो ये आपका कमीशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप जरूर करें, जरूर दें। लॉर्ड ब्रेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है। पेशवा बाजीराव द्वितीय लॉर्ड ब्रेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जब वेलेस्ली यहाँ पे आपका भारत का गवर्नर बना, तो उसने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ के जो रियासत है वो हमारे अधीन हो जाए और यहाँ पे विद्रोह की संभावना न के बराबर हो, विद्रोह की संभावना जो है न के बराबर हो। तो वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, ठीक है। पहला काम तो ये सहायक संधि का किया। उसने सहायक संधि को का आविष्कार नहीं किया, यानी कि उसे जनक नहीं माना जाता है। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था, वह धीरे धीरे यानी कि सैन्य सैन्य विकसित हुई। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी और डुप्ले को ही माना जाता है सहायक संधि का जनक। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध में की गई, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है कि अवध का जो है सहायक संधि कब अपनाया गया? 1765 ईस्वी में, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। कंपनी का कहना था कि आपका ये रियासत है तो इसकी जो सुरक्षा है, सेफ्टी है, ये हम देखेंगे, इसके बदले आपको जो है सैनिक का वेतन और जो उनके रहने खाने की व्यवस्था, जो खर्च है, जो शुल्क है, वो आपको भुगतान करना होगा, ठीक। तो उसके बदले आपको सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे, इसको आपको सन ईस्वी के साथ ही याद रखना होगा और क्रम वाइज। हैदराबाद 1798 तथा 1800, मैसूर 1799, तंजौर 99, अवध 1801, दिसंबर 1802, बराड के भोंसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804 फरवरी, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ा, बूंदी तथा भरतपुर। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण किया और जो पेशवा व सिंधिया जो एक साथ मिल गए थे, उनकी संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802, यही आपका बसीन की संधि है, को अंग्रेजों ने बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। तो ये जो संधि था आपका बसीन की संधि 1802, इसे क्या कहा गया कि मराठों, जो आपका मराठा थे प्लस अंग्रेज जो थे, इनके द्वारा की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन नंबर 113, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया? 1877 में।
महारानी विक्टोरिया को क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया, तो 1877 में किया गया। ठीक है, इसका डिस्कशन देखिए। ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1870 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार लगाया जिसे दिल्ली दरबार कहा जाता है। उस उपाधि की घोषणा की। इस समय दक्कन में भीषण अकाल 1870 में पड़ा था। दक्कन में था उस समय भीषण अकाल आया हुआ था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपए व्यय किया। उनके स्वागत में, देखरेख में काफी खर्च किया गया, जबकि उधर एक तरफ दक्कन जो है अकाल से जूझ रहा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर खर्च किया, विशेषकर उस समय जब लोग भूखे से मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना से ही जनता में फैल गई। उसे लगा कि जो अंग्रेज है वो स्वागत में और वैभव दिखाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ की जनता की कोई चिंता नहीं है। तो उसको लेकर उनके अंदर क्या है, गुप्त भावना जो है जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। ये पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था, ये घटना का संबंध किससे है? ये घटना का संबंध है महारानी विक्टोरिया 1870 में जब यहाँ पे भारत आई, उस समय घटना है। क्वेश्चन नंबर 2, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, BA, ठीक है ना। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है आंसर। ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया था। इनका उद्देश्य लोगों को राजनीतिक विचारों के प्रचार करना था। तीनों लोगों ने मिलकर किया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किसने किया? तो फिरोज शाह, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 115, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे देखिए, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण था, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की और इलवर्ट बिल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इलवर्ट बिल, जिससे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। क्वेश्चन नंबर 116, 1876 में 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, तो ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका डिस्कशन ऊपर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 117, राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हुआ तो उसके पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। 26 जुलाई 1876 को, यहाँ डिस्कशन में है कि 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख व महत्वपूर्ण थी, जिससे कांग्रेस में पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इलवर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग की प्रधानता दी। ये ऊपर वाले क्वेश्चन का डिस्कशन का ही यहाँ पे डिटेल दे दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 118 पर। क्वेश्चन नंबर 118, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष से हटाया गया था? 1874 में। ठीक है, 1874 में हटाया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 119, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। तो आप बताइए, कमेंट में जवाब दे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? कमेंट करें जिन्हें भी जवाब पता है। क्वेश्चन नंबर 120, मद्रास महाजन सभा
ठीक है, एमएमएस की स्थापना की गई कब? यहाँ पे ऑप्शन इधर है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में बी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। ठीक है ना, जैसे वहाँ पे था केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, उसी तरह से यहाँ पे है मद्रास महाजन सभा एमएमएस की स्थापना 1884 में की गई है। और कौन कौन है? वी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू। क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ऑप्शन नंबर सी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यहाँ पर डिस्कशन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना है, इन्होंने स्थापना किया था, ठीक है ना, पहले अध्यक्ष ये नहीं थे, जो एक अवकाश अंग्रेज अधिकारी थे। ये क्वेश्चन में पूछता है कि ए.ओ. ह्यूम कौन थे? अधिकारी थे, वैज्ञानिक थे, इस तरह का ऑप्शन। इनका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजन किया गया। इनमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, देखिए अध्यक्षता किए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लेकिन स्थापना किए थे ए.ओ. ह्यूम, उनका नाम है। इसके प्रथम महासचिव कौन थे? स्वयं ए.ओ. ह्यूम ही थे। ए.ओ. ह्यूम कौन थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे। आइए क्वेश्चन नंबर 122 पे, क्वेश्चन नंबर 122 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी 1885 में की गई। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है जो अभी डिस्कशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 123, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ठीक है ना, यहाँ पे टोटल का टोटल वही चीज़ लिखा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है। यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। तो पहले नाम पे विचार हुआ था भारतीय राष्ट्रीय संघ, फिर हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम। 125 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एक असैनिक सेवक थे, यानी कि अंग्रेज अधिकारी थे। 126 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 127, यहाँ पे वैसे डिस्कशन में दिया हुआ है कि 72 प्रतिनिधि भाग लिया था, जिनमें से 38 प्रतिनिधि मुंबई से, 21 मद्रास से, 3 बंगाल से, 7 उत्तर प्रदेश से, 3 अवध से तथा 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ए.ओ. ह्यूम इसके सचिव थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 को किया। फिर यहाँ पर है कि इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 2 अधिवेशन और किया, 1893 में लाहौर में और 1906 कलकत्ता में किए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो दूसरा अधिवेशन है, दूसरा अधिवेशन हुआ है 1886 में, कहाँ पर? कलकत्ता में। 1886 में कहाँ पर? कलकत्ता में। फिर 1893 में हुआ है आपका लाहौर में। फिर 1906 में कहाँ पे? कलकत्ता में। तो कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। 1886 85 में स्थापना हुआ, पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे थे आपका यहाँ पे है दादा भाई नौरोजी 86 में, फिर 93 में लाहौर में, फिर 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। क्वेश्चन नंबर 128, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924, ये तो सबको पता है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना ही होगा। दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें, ये टर्म भी कभी पूछ देता है कि गांधी जी कितने नंबर के अधिवेशन में भाग लिए थे। 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधीदास समझौतों को अनुमोदित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 129, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू। यहाँ पे अगर भारतीय नहीं रहता तो इसका आंसर क्या होगा, ये आप कमेंट करके जवाब दें। सरोजिनी नायडू 1879 से लेकर 1949 ईस्वी, 1879 से लेकर 1949 प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में 39वें में महात्मा गांधी ने बेलगांव में, 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कहाँ पे?
40वें अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया, ठीक है, 1925 में कानपुर में। वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, यहाँ पे ध्यान देना है, कांग्रेस की प्रथम महिला नहीं थी, प्रथम भारतीय महिला थी। यहीं पे आदमी सिली मिस्टेक करता है। वे महात्मा गांधी की विश्वासपात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और वर्ष 1947 से 49 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 130। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन स्थान पर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। 39वां पूछेगा तो कहाँ पे? बेलगांव, महात्मा गांधी। 40वां पूछेगा तो कहाँ पर? कानपुर में। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, ठीक है। केवल महिला पूछेगा तो इन्हीं बेसेंट हो जाएगा पहला। ऑप्शन नंबर डी बांकीपुर। बांकीपुर कहाँ? पटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912। ये तो आपको लाइन ऑन द टिप होना चाहिए कि 27वां अधिवेशन जो हुआ है कब हुआ है? 1912 में, बांकीपुर बिहार, पटना में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मधुलकर ने की। इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। क्वेश्चन आ सकता है किस अधिवेशन में एओ ह्यूम को पिता कहा गया है? तो बांकीपुर अधिवेशन 27वां अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 131। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 132। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद का। सर सैयद अहमद का कहना है कि वो कांग्रेस आंदोलन तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही सोचा द्वारा योजनाबद्ध किया गया था। 1988 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस का प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजना गया था। तो यहाँ पे आप टर्म कोड कर लीजिए। अगर आ जाए कि न तो लोगों द्वारा प्रेरित और न ही उनके द्वारा सोचा गया, तो ये आपका संबंध किससे है? सर सैयद अहमद खान से है। क्वेश्चन नंबर 133। मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। देखिए विनाश का बात होने लगा। और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि मेरे रहते हुए मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनो। यह किसने कहा है? तो कौन कह सकता है? आप तो आइडिया होगा ही। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन क्यों चाहिए कि भाई हमारा विरोध हो? यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल में डिस्कशन है, ठीक है। यहाँ पे है कि 1900 में कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपना विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते मेरे इसके शांतिप्रिय निधन के लिए सहायक बनो। 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व प्रतिनिधित्व मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 134। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों प्रदान प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान प्रारंभ हुआ। वर्नाक्युलर प्रेस 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन के काल में पारित किया गया 135 नंबर। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। ऑप्शन बी शहरी क्षेत्र से। जो नरमपंथी नेता थे कहाँ से थे? क्षेत्र से थे। यहाँ पे सब डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ है, परंतु उनके साथ रहने वाले देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे उनकी भावनाओं को समझे और उन्हें व्यक्त करें और उनके प्रचार का प्रयत्न करें, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 136। निम्न में कौन उपग्रंथी नहीं था, यानी कि आपका उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी गोपाल कृष्ण गोखले। आप जानते हैं कि कांग्रेस में दो विभाजन हुआ था, नरमपंथी और गर्मपंथी। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे के संबंध थे। यह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। ये उदारवाद थे। इन्होंने पूर्ण विश्वास था कि देश के पुनरुद्धार उत्तेजना के बाउंडर में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों के पवित्रता में विश्वास करते थे। उन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। उन्होंने 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 में उन्होंने और वहाँ को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वेल्बी आयोग। वर्ष 1902 में वो बम्बई संविधान परिषद और के लिए कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए, ठीक है। आप जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्या आप बता सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? अगर आपको जवाब पता है तो इस वीडियो के कमेंट में अपना जवाब दें। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 137, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचार तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित देना था। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री जी, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू को NCC का जनक कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1948 में इन्होंने की थी पार्लियामेंट से पास कराकर। और जैसे महान सेवक पैदा किए MCC तलवाड़, BN राव और अलाद कृष्णा स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 138, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो फेमस क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 139, रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? यहाँ पर देख लिए, रजनी पामदत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन बर्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते देश को स्वतंत्र भी कराया। 40 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था। ऑप्शन नंबर ए, 1906 के बाद। 1906 बाद अब जानते हैं कि 1906 में ही कांग्रेस में विभाजन हो गया था। राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ गया था। गरम दल के नेतृत्व में प्रमुख जो नेता थे लाल बाल पाल, जिन्हें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा। इसका है गंगाधर तिलक का। इन्होंने ही गणेश पूजा की शुरुआत की थी बंगाल में। ये क्वेश्चन रहा है 140 तक। अब चूँकि मॉडर्न का जो सेक्शन है वो है काफ़ी बड़ा, तो हम लोग 30 प्लस क्वेश्चन के आसपास करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे डिस्कशन कम होगा वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा निकल सकता है। वीडियो का लेंथ लंबा ना हो, इसीलिए 30 क्वेश्चन के आसपास है। तो हमारा मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके बाद प्राचीन इतिहास और इसके जस्ट बाद भारतीय राज व्यवस्था। तो इसी के साथ देखते रहें GS स्पिरिट। मिलते हैं अगले सेशन में भाग 5 में क्वेश्चन नंबर 140 से लेकर 170 के आसपास तक, 170 तक। तो देखते रहें GS स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।